अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिस्टर नवीद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज ये सेशन कुंदन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से है, जो डॉक्टर उबैदुर रहमान फाउंडर एंड सीईओ हैं। उनका ये लॉन्च किया हुआ प्रोजेक्ट है। और आज का जो टॉपिक है इमोशनल नंबनेस एंड डिटैचमेंट, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल टर्म नहीं है, बल्कि ये आज की यूथ का एक साइलेंट स्ट्रगल बन चुका है। बहुत से यंग लोग आउटवर्डली बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। वो पढ़ते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली महसूस कर रहे होते हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर बिहेवियर के पीछे एक इमोशनल रियलिटी होती है। इस सेशन का पर्पस ये है कि हम इस अंदर की खामोशी को समझें, उसके कॉजेस आइडेंटिफाई करें और फिर उसको हील करने के तरीके डिस्कस करें। ये सिर्फ अवेयरनेस सेशन नहीं, बल्कि एम्पैथी बिल्ड करने का एक प्रोसेस है। अगर हम ऑनेस्टली देखें तो आजकल यूथ सिर्फ स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार नहीं है, बल्कि एक और सबटल इशू भी बढ़ रहा है, और वो है फील ना कर पाना। बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मुझे खुशी महसूस नहीं होती, रोना भी नहीं आता, या कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो इमोशनल डलनेस है, इसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं या पर्सनैलिटी समझ लेते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। इस सेशन में हम इस फिनोमेना को साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली दोनों एंगल से एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आप सिर्फ समझे नहीं बल्कि आइडेंटिफाई भी कर सके। इमोशनल नमनेस असल में एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान अपने इमोशंस को प्रॉपरली फील नहीं कर पाता। ये सिर्फ सैडनेस की एब्सेंस नहीं होती, बल्कि खुशी, एक्साइटमेंट, लव, सब इमोशंस डल हो जाते हैं। आप इमेजिन करें कि आपके इमोशनल सिस्टम एक वॉल्यूम बटन जैसा है, और वो ऑलमोस्ट म्यूट हो चुका है। ये कंडीशन अक्सर तब डेवलप होती है जब ब्रेन को लगता है कि इमोशंस बहुत ओवरवेलमिंग हो गए हैं, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए सिस्टम को शट डाउन कर देता है। ये टेम्परेरी भी हो सकता है, लेकिन अगर इग्नोर किया जाए तो क्रॉनिक फॉर्म ले सकता है, जो पर्सनालिटी और फंक्शनिंग दोनों को इफेक्ट कर सकता है। अब अगर हम डिटैचमेंट की बात करें तो ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ इश्यू ये नहीं कि आप फील नहीं कर रहे, बल्कि आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली लोगों और सिचुएशन से इमोशनली डिस्टेंस बना लेते हैं। आप फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इमोशनली एब्सेंट। ये अक्सर उन लोगों में होता है जिन्होंने पास्ट में हर्ट हुए हो, या कोई धोखा उन्होंने बर्दाश्त किया हो, एक्सपीरियंस किया हो। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कनेक्शन से ही दूर हो जाते हैं। उनको लगता है कि अगर हम कनेक्शंस ही नहीं बनाएंगे लोगों से, तो हम हर्ट नहीं होंगे, हमें कुछ फील नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में ये सेफ लगता होगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये लोनलीनेस और आइसोलेशन को बढ़ा देता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इमोशनल नमनेस एंड डिटैचमेंट। लेकिन इनमें सबटल डिफरेंस है। इमोशनल नमनेस में प्रॉब्लम अंदर होती है, इंसान फील नहीं कर पा रहा होता, जबकि डिटैचमेंट में प्रॉब्लम कनेक्शन की होती है। इंसान दूसरों से इमोशनली जुड़ नहीं रहा होता। बहुत दफा ये दोनों साथ भी होते हैं, जहां इंसान ना खुद फील कर पाता है, और ना ही किसी और के साथ बॉन्ड बना पाता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी लूज करने लगता है, और उसे समझ नहीं आता कि वो असल में क्या महसूस कर रहा है या वो क्या चाहता है। अगर हम क्रिटिकली एनालाइज करें तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इमोशनल नमनेस यूथ में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। सबसे पहला फैक्टर है कांस्टेंट प्रेशर। आज के स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा, बल्कि कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन और फ्यूचर की एंजाइटी का वेट भी कैरी कर रहा होता है। हर तरफ कंपटीशन है, ग्रेड्स, करियर, लाइफस्टाइल, और इस रेस में इमोशंस को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिलता। दूसरा फैक्टर है इंडिविजुअल इनवैलिडेटिंग इन्वायरमेंट्स, जहां बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि ज्यादा इमोशनल मत बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, इग्नोर करो। और ये जो सब सप्रेशन है, ये आहिस्ता आहिस्ता इमोशनल शटडाउन में कन्वर्ट हो जाती है। तीसरा फैक्टर है क्रॉनिक स्ट्रेस एक्सपोजर। घर के मसले, फाइनेंशियल प्रेशर या रिलेशनशिप इश्यूज,
जो ब्रेन को इतना ओवरलोड कर देते हैं कि वो अपनी फंक्शनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए नमनेस चूज करता है। ये एक साइलेंट अडेप्शन है जो स्लोली पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। आज का लाइफस्टाइल भी इस प्रॉब्लम को फ्यूल कर रहा है, और ऑनेस्टली ये बहुत अंडररेटेड फैक्टर है। सोशल मीडिया ने एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर दी है जहां हर कोई परफेक्ट लाइफ शो कर रहा होता है। जब यूथ कॉन्स्टेंटली दूसरों की हाइलाइट्स और रील्स देखती है तो उन्हें अपनी लाइफ डल लगती है, जो इमोशनल डिसएग्रीमेंट को बढ़ा देता है, डिसएंगेजमेंट को बढ़ा देता है। फिर आता है डोपामिन ओवरलोड। शॉर्ट टर्म वीडियोस, गेमिंग, इंस्टेंट इन्वायरमेंट, ये सब ब्रेन को क्विक प्रेशर का आदी बना देता है। अब इस सब का रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है, अगर हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो स्लो और नेचुरल होते हैं वो बोरिंग लगने लगते हैं। इसके साथ साथ रियल कनेक्शंस का लॉस भी होता है। लोग फिजिकली साथ होते हुए भी इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं। हर कोई अपनी स्क्रीन में लॉस्ट है। स्लीप डिस्टरबेंस भी एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि जब ब्रेन प्रॉपरली रेस्ट नहीं करता तो इमोशनल रेगुलेशन सवेरली इम्पैक्ट होती है। यानी लाइफस्टाइल सिर्फ रूटीन नहीं बल्कि इमोशनल हेल्थ का डायरेक्ट ड्राइवर बन जाता है। अब अगर हम क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इमोशनल नमनेस अक्सर किसी अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल कंडीशन का सिम्टम होती है। सबसे कॉमन है डिप्रेशन, जहां इंसान सिर्फ उदास नहीं होता बल्कि कुछ फील ही नहीं करता। फिर आता है एंजाइटी, जो इतनी इंटेंस हो सकती है कि ब्रेन अपने आप को ओवरलोड से बचाने के लिए इमोशंस को सप्रेस कर देता है। ट्रॉमा भी एक मेजर फैक्टर है, स्पेशली चाइल्डहुड ट्रॉमा, जहां रिपीटेड इमोशनल पेन ब्रेन को ये सिखाता है कि फीलिंग इज डेंजरस। इसके अलावा बर्नआउट भी यूथ में कॉमन हो चुका है। कंटिन्यूस स्ट्रेस बिना ब्रेक के, जो इमोशनल एग्जॉशन और फिर नमनेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये समझना जरूरी है कि नमनेस खुद प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि एक सिग्नल होता है कि अंदर कुछ अनरिजॉल्व चल रहा है। अब हम थोड़ा सा ब्रेन साइंस समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन साइंस समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये चीज स्टूडेंट्स को कन्विंस भी करती है। जब इंसान क्रोनिक स्ट्रेस या ट्रॉमा एक्सपीरियंस करता है तो ब्रेन के इमोशनल सेंटर्स जैसे कि एमिग्डाला ओवर एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब ये ओवरलोड कंटिन्यूस हो जाए तो ब्रेन एक डिफेंसिव शिफ्ट करता है और मतलब इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस को रिड्यूस कर देता है। इस प्रोसेस में न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन भी डिसरेगुलेट हो जाते हैं, जो मूड और प्लेजर को कंट्रोल करते हैं। सिंपल वर्ड्स में ब्रेन ये डिसाइड करता है कि अगर इमोशंस इतने पेनफुल हैं तो इन्हें बंद कर देना ही बेहतर है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है, वीकनेस नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब सर्वाइवल मोड लॉन्ग टर्म हो जाए तो वो नॉर्मल फंक्शनिंग को डैमेज कर देता है। अब सवाल ये है कि हम कैसे पहचानें कि कोई इमोशनल नमनेस का शिकार है। सबसे कॉमन साइन है इनर एम्प्टीनेस। लोग कहते हैं अंदर से कुछ नहीं महसूस हो रहा। फिर आता है लैक ऑफ एक्साइटमेंट। वो चीजें जो पहले खुशी देती थी अब उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। इमोशनल एक्सप्रेशन भी कम हो जाता है। ना खुशी ज्यादा फील होती है और ना ही गम ज्यादा प्रॉपरली फील होता है, और ना ही वो अपने गम को और खुशी को ज्यादा प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाते हैं। बहुत से केसेस में सोशल विड्रॉल भी होता है, जहां इंडिविजुअल लोगों से मिलना अवॉइड करता है। एक और इम्पोर्टेंट साइन है रिड्यूस्ड एम्पैथी। दूसरों के इमोशंस समझना या फील करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ये फीलिंग भी होती है कि मैं अपनी लाइफ को बाहर से देख रहा हूँ। जो डिसोसिएशन का माइल्ड फॉर्म हो सकता है। ये साइंस सब्टल होते हैं, इसलिए इन्हें इग्नोर करना बहुत इजी होता है, बट अर्ली रिकॉग्निशन बहुत क्रिटिकल होती है। अब अगर हम सिर्फ इमोशंस नहीं बल्कि बिहेवियर ऑब्जर्व करें तो इमोशनल नमनेस बहुत क्लियरली नजर आ सकती है। ऐसे यंग लोग अक्सर अपनी रूटीन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। वो गैदरिंग्स अवॉइड करते हैं, फ्रेंड्स के साथ प्लान्स कैंसिल कर देते हैं और ज्यादा वक्त अकेले गुजारना प्रेफर करते हैं।
नॉट बिकॉज दे इंजॉय सॉलिट्यूड बट क्योंकि उन्हें एनर्जी ही नहीं होती उनके अंदर इंगेज करने की। बहुत से केसेस में escapism भी डेवलप हो जाता है, जैसे एक्सेसिव मोबाइल यूज, गेमिंग या बिंज वॉचिंग। ये सब असल में रियलिटी से बचने के तरीके होते हैं। आप नोटिस करेंगे कि उनका रिएक्शन लेवल बहुत फ्लैट होता है। अच्छा रिजल्ट आया या कोई नेगेटिव इवेंट हो, रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट सेम होता है। ये इंडिफरेंस एक्चुअली चॉइस नहीं होती, बल्कि एक साइकोलॉजिकल शटडाउन होता है। और एज अ साइकोलॉजिस्ट, ये सब्टल बिहेवियर्स बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स होते हैं कि अंदर इमोशनल सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। इमोशनल नमनेस का सबसे डेंजरस इम्पैक्ट होता है आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस। जब इंसान फील ही नहीं करता तो आहिस्ता आहिस्ता उसे ये समझ नहीं आता कि वो असल में है कौन। बहुत सी यूथ ये कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं खुश कब होता हूँ मुझे नहीं याद। ये कंफ्यूजन सिर्फ मूड का नहीं बल्कि आइडेंटिटी का होता है। इमोशंस हमारी आइडेंटिटी का कोर होते हैं। यही बताते हैं कि हमें क्या पसंद है या नहीं, किस चीज से हर्ट होते हैं और किस चीज से नहीं। जब ये साइंस बंद हो जाते हैं तो इंसान एक ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। वो बस रूटीन फॉलो कर रहा होता है बिना किसी इंटरनल डायरेक्शन के। इस स्टेज पे लाइफ मीनिंगलेस लगती है, जो एग्जिस्टेंशियल थॉट्स तक भी ले जा सकती है। अब अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो इमोशनल नमनेस उन्हें डीपली इफेक्ट करती है। रिलेशनशिप सिर्फ कम्युनिकेशन से नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्शन से बनते हैं। जब कोई इंडिविजुअल इमोशनली प्रेजेंट नहीं होता तो दूसरा पर्सन नेचुरली डिस्कनेक्ट फील करता है। अक्सर ऐसे लोगों को कोल्ड, सेल्फिश या केयरलेस लेबल कर दिया जाता है, जबकि रियलिटी ये होती है कि वो फील ही नहीं कर पा रहे होते। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, फ्रेंड्स दूर हो जाते हैं, फैमिली फ्रस्ट्रेट हो जाती है। आयरोनिकली, जहां उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है ज्यादा, वहीं उनका सर्कल श्रिंक होने लगता है। ये सर्कल उनकी लोनलीनेस को और इंटेंस कर देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका डिस्टेंस लेना रिजेक्शन नहीं होता, बल्कि उनकी इंटरनल स्ट्रगल का रिफ्लेक्शन होता है। इमोशनल नमनेस सिर्फ इंटरनल या रिलेशनल इशू नहीं बल्कि फंक्शनल लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है, स्पेशली एकेडमिक्स। जब मोटिवेशन ही फील नहीं होती तो पढ़ाई एक बर्डन लगता है। कंसंट्रेशन वीक हो जाती है क्योंकि ब्रेन इमोशनली डिसएंगेज होता है। बहुत से स्टूडेंट्स के ग्रेड गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन टीचर्स या पेरेंट्स इसे लेजीनेस समझ लेते हैं। एक्चुअली ये लेजीनेस नहीं होती, बल्कि इमोशनल एग्जॉशन होती है। जब इंसान इंटरनल एम्पैथी फील करता है तो उसके पास कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होती एफर्ट्स लगाने की। ये सिचुएशन बर्नआउट को और वर्सन करती है, जहां स्टूडेंट्स फिजिकली प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। अगर इस स्टेज पर इंटरवेंशन ना हो तो लॉन्ग टर्म एकेडमिक और करियर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। हर यंग इंसान इमोशनल नमनेस डेवलप नहीं करता, तो ये समझना जरूरी है कि कौन सा फैक्टर किसको ज्यादा वल्नरेबल बनाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है चाइल्डहुड इमोशनल निग्लेक्ट। जब बच्चे की फीलिंग्स को इग्नोर किया जाता है या इनवैलिडेट किया जाता है। फिर आता है ट्रॉमा, जैसे बुलिंग, अब्यूज या किसी क्लोज पर्सन का लॉस। ये एक्सपीरियंसेस ब्रेन को कंडीशन कर देते हैं कि इमोशंस डेंजरस हैं। हाई पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस भी एक साइलेंट फैक्टर है। जब बच्चे को सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस पर वैल्यू किया जाता है तो वो अपने इमोशंस सप्रेस कर देता है। इसके अलावा लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम भी बहुत क्रिटिकल है। अगर किसी के पास शेयर करने के लिए सेफ प्लेस नहीं है तो वो अंदर ही अंदर शट डाउन हो जाता है। कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स भी रोल प्ले करती हैं, जैसे अवॉइडेंट टेंडेंसीज, जहां इंडिविजुअल नेचुरली इमोशनल क्लोजनेस से बचने की कोशिश करता है। अगर हम इस फिनोमेना को डीपली समझें तो इमोशनल नमनेस असल में एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, यानी ब्रेन का अपना प्रोटेक्टिव सिस्टम। जब इंसान रिपीटेडली इमोशनल पेन, स्ट्रेस या ट्रॉमा एक्सपीरियंस करता है
तो एक पॉइंट पर उसका ब्रेन डिसाइड करता है कि अब और फील करना सेफ नहीं है। इस स्टेज पर ब्रेन अपनी इमोशनल इंटेंसिटी को डेलिबरेटली सप्रेस कर देता है, या बिल्कुल ये बिल्कुल उस तरह है जैसे कोई सिस्टम ओवरलोड होने पर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। शॉर्ट टर्म में ये मैकेनिज्म बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये इंसान को ब्रेक डाउन से बचा लेता है। लेकिन जब ये लॉन्ग टर्म बन जाता है, तो ये इंसान की इमोशनल ग्रोथ से इंसान को उसकी इमोशनल ग्रोथ से रोक देता है। वो अपनी सिर्फ वो ना सिर्फ दर्द से बचता है, बल्कि खुशी, एक्साइटमेंट और कनेक्शन से भी दूर हो जाता है। यानी प्रोटेक्शन आहिस्ता आहिस्ता लिमिटेशन बन जाती है। अब हम अगर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इमोशनल नमनेस को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत से एनवायरनमेंट में बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि रोते नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनो, एक्सेट्रा। ये बिलीव्स स्लोली इंटरनलाइज हो जाते हैं और इंडिविजुअल अपने इमोशंस को सप्रेस करना सीख लेता है। पर्टिकुलरली बॉयज को इमोशनल एक्सप्रेशन से डिस्करेज किया जाता है, जबकि गर्ल्स को इमोशंस को ओवर एक्टिंग कह के डिसमिस किया जाता है। इस तरह के एनवायरनमेंट सेफ इमोशनल एक्सप्रेशन अलाउ नहीं करता। अब इस सब का रिजल्ट क्या होता है? इंसान अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने की बजाय उन्हें दबा देता है, जो बाद में नमनेस की फॉर्म ले लेती है। मेंटल हेल्थ स्टिग्मा भी एक बैरियर है। लोग हेल्प लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें जज ना किया जाए। इसलिए कल्चरल अवेयरनेस के बगैर हम इस इशू को इफेक्टिवली एड्रेस नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन की। प्रोफेशनल लेवल पर इमोशनल नमनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ एक साइन पर रिलाय नहीं किया जाता। सबसे पहला स्टेप होता है क्लिनिकल इंटरव्यू, जहां साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट की इमोशनल हिस्ट्री, स्ट्रेसर्स और करंट फंक्शनिंग को एक्सप्लोर करता है। फिर सेल्फ रिपोर्ट मेजर यूज किए जाते हैं, जो क्वांटिफाई करते हैं कि इंडिविजुअल किस लेवल पर इमोशनल डिस्कनेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है। ऑब्जर्वेशन भी इम्पोर्टेंट होती है। क्लाइंट की टोन, फेशियल एक्सप्रेशंस और रिस्पॉन्स पैटर्न बहुत कुछ रिवील करते हैं। साथ ही साथ ये भी चेक किया जाता है कि कहीं ये नमनेस किसी और डिसऑर्डर का सिम्टम तो नहीं, जैसे डिप्रेशन या ट्रॉमा रिलेटेड कंडीशन। यानी असेसमेंट एक होलिस्टिक प्रोसेस होता है, जहां मल्टीपल एंगल से इंडिविजुअल को समझा जाता है। ये स्टेप बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि इमोशनल नमनेस कई डिफरेंट कंडीशंस में अपीयर हो सकती है। सबसे कॉमन कंफ्यूजन होती है डिप्रेशन के साथ, लेकिन डिप्रेशन में सैडनेस प्रोमिनेंट होती है, जबकि नमनेस में एम्प्टीनेस ज्यादा होती है। फिर आता है डिस एसोसिएशन, जहां इंसान अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट फील करता है, जैसे कि वो अपनी लाइफ को बाहर से देख रहा है। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी इमोशनल नमनेस एक सिम्टम हो सकती है, स्पेशली जब ट्रॉमा अनडिजॉल्व हो। कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी इमोशनल डिटैचमेंट नजर आती है। इसलिए एक्यूरेट डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर कंडीशन का ट्रीटमेंट अप्रोच डिफरेंट होता है। अगर हम सिर्फ सरफेस को ट्रीट करें और रूट कॉज इग्नोर कर दें, तो रिकवरी पॉसिबल नहीं है। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कब ये सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी हो जाता है। अगर इमोशनल नमनेस कुछ दिन या वीक्स के लिए हो, तो ये टेम्परेरी स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो सकता है। लेकिन अगर ये मंथ्स तक परसिस्ट करे और डेली फंक्शनिंग को इफेक्ट करे, जैसे स्टडीज, रिलेशंस या सेल्फ केयर, देन इट्स अ क्लियर रेड फ्लैग। अगर इंडिविजुअल को किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा, या वो अपनी लाइफ से डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है, तो ये एक सिग्नल है। सबसे क्रिटिकल सिचुएशन तब होती है जब नमनेस के साथ होपलेसनेस या सुसाइडल थॉट्स भी आ जाएं, जहां इमीडिएट प्रोफेशनल हेल्प जरूरी होती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हेल्प लेना वीकनेस नहीं होता, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस और स्ट्रेंथ का साइन है। जब इमोशनल नमनेस इतने लेवल तक पहुंच जाए कि इंडिविजुअल खुद से मैनेज ना कर पाए,
तो प्रोफेशनल थेरेपी बहुत इफेक्टिव होती है। सबसे कॉमनली यूज होने वाली अप्रोच है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी, जो इंडिविजुअल के नेगेटिव थॉट पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उन्हें रिड्यूस करती है। क्योंकि अक्सर नमनेस के पीछे डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होती है, जैसे फील करना डेंजरस है या मेरे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। फिर ट्रॉमा फोकस थेरेपी यूज होती है उन केसेस में जहां रूट कॉज पास्ट ट्रॉमा हो। ये थेरेपी आहिस्ता आहिस्ता इंडिविजुअल को सेफ इन्वायरमेंट में अपने सप्रेस्ड इमोशंस प्रोसेस करने देती है। इमोशन फोकस थेरेपी का फोकस स्पेशली फीलिंग को आइडेंटिफाई और एक्सप्रेस करना होता है, जो नम इंडिविजुअल के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि थेरेपी एक क्विक फिक्स नहीं होता। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जहां इंडिविजुअल अपने इमोशनल सिस्टम को दोबारा एक्टिवेट करना सीखता है। रोल ऑफ माइंडफुलनेस। अब माइंडफुलनेस को अक्सर लोग सिर्फ रिलैक्सेशन समझते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत पावरफुल टूल है, स्पेशली इमोशनल नमनेस के लिए। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्शियसली रहना, बिना जजमेंट के। जब इंसान नम होता है तो वो ये या तो पास्ट ट्रॉमा में फंसा होता है या फ्यूचर एंजाइटी में। माइंडफुलनेस उसे वापस अभी में लेके आती है, प्रेजेंट में लेके आती है। सिंपल एक्सरसाइज जैसे अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करना, बॉडी सेंसेशंस नोटिस करना, ब्रेन को स्लोली इमोशंस के साथ रिकनेक्ट करते हैं। इनिशियली इंडिविजुअल को कुछ फील नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंसी से इमोशनल अवेयरनेस वापस आना शुरू हो जाती है। ये एक सेफ तरीका है इमोशंस को ग्रेजुअल री एक्सपीरियंस करने का, बिना ओवरवेल्म्ड हुए। इमोशनल रिकनेक्शन टेक्निक। इमोशनल नमनेस से बाहर आने के लिए इंटेंशनल एफर्ट जरूरी होती है, और कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स इस प्रोसेस को आसान बना देती हैं। सबसे पहली टेक्निक है जर्नलिंग। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखना, चाहे वो क्लियर ना हो तब भी। इससे इंटरनल कंफ्यूजन आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइज होती है। फिर आता है इमोशन लेबलिंग, जैसे खुद से पूछना मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ, इवन अगर जवाब मुझे नहीं पता भी हो तब भी। प्रोसेस ये सब प्रोसेस का पार्ट है। बॉडी अवेयरनेस एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमोशन सिर्फ माइंड में नहीं बल्कि बॉडी में भी स्टोर होते हैं, जैसे चेस्ट टाइटनेस या हैवीनेस। ग्रेजुअल एक्सपोजर भी यूज होता है, जैसे स्लोली उन सिचुएशंस में वापस जाना जहां इमोशनल इंगेजमेंट होती है, ताकि ब्रेन दोबारा फील करना सीखे। ये सब टेक्निक्स एक तरह का इमोशनल ट्रेनिंग एक तरह की इमोशनल ट्रेनिंग होती है। रोल ऑफ सपोर्ट सिस्टम। अब हीलिंग सिर्फ इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं होता, सपोर्ट सिस्टम का रोल बहुत क्रिटिकल होता है। जब किसी इंसान को सेफ और नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट मिलता है जहां वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है, तो रिकवरी फास्ट होती है। फैमिली का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें ये समझना चाहिए कि ये एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल कंडीशन है। फ्रेंड्स भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अवेयरनेस होनी चाहिए कि फोर्स या प्रेशर ना करें, बल्कि प्रेजेंस और पेशेंस दिखाएं। कभी कभी सिर्फ किसी का ये कह देना कि आई एम हेयर फॉर यू, ये भी बहुत पावरफुल होता है। वैलिडेशन यानी किसी की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना बिना जज किए, हीलिंग का कोर एलिमेंट है। सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज फॉर यूथ। हर एक के लिए थेरेपी एसेसिबल नहीं होती, इसलिए सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, ये एक्सेप्ट करना कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। फिर लाइफस्टाइल चेंज बहुत इफेक्टिव होता है, जैसे स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना और रियल लाइफ एक्टिविटीज इंक्रीज करना, क्योंकि रियल एक्सपीरियंसेस इमोशनल सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग या एक्सरसाइज डायरेक्टली मूड और ब्रेन केमिस्ट्री को इम्प्रूव करती है। इमोशनल एक्सप्रेशन प्रैक्टिस करना, चाहे आर्ट, राइटिंग या किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करना, ये सब इमोशनल फ्लो को वापस लाते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिविजुअल अपने आप को टाइम दे और ये समझे कि हीलिंग एक ग्रेजुअल जर्नी है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है। एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारा रोल सिर्फ डायग्नोसिस करना नहीं होता, बल्कि एक सेफ इमोशनल स्पेस क्रिएट करना होता है जहां क्लाइंट बिना किसी फियर के अपनी इंटरनल स्टेट एक्सप्लोर कर सके। इमोशनल नमनेस वाले इंडिविजुअल अक्सर अपनी फीलिंग्स को समझ भी नहीं पा रहे होते, इसलिए हम उन्हें गाइड करते हैं कि वो अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करें और नेम कर सकें। थेरेपी के थ्रू हम उन्हें पास्ट एक्सपीरियंस, सप्रेस्ड इमोशंस और करंट कॉपिंग स्ट्रेटजीज, कॉपिंग पैटर्न्स को एक्सप्लोर करना सिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, क्योंकि अगर क्लाइंट को जज फील हुआ तो वो और ज्यादा शट डाउन हो जाता है। हम उन्हें ये भी सिखाते हैं कि इमोशंस डेंजरस नहीं होते, बल्कि इंफॉर्मेशन देते हैं। यानी साइकोलॉजिस्ट एक फैसिलिटेटर होता है जो इंडिविजुअल को अपना इमोशनल वर्ल्ड दोबारा डिस्कवर करने में हेल्प करता है। अगर हम एक सिनेरियो इमेजिन करें तो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कंसीडर करें जो एकेडमिकली स्ट्रांग है लेकिन अंदर से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड फील करता है। वो कहता है कि मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, फ्रेंड्स के साथ भी बैठता हूँ तो फील नहीं होता कि मैं वहाँ बिलोंग करता हूँ। उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है और वो ज्यादा टाइम मोबाइल यूज करता है ताकि अपने थॉट से डिस्ट्रैक्ट हो सके। फैमिली उसे लेजी समझ रही होती है, जबकि असल में वो इमोशनल नमनेस एक्सपीरियंस कर रहा होता है। थेरेपी में जब उसके साथ काम किया जाता है तो पता चलता है कि उस पर बहुत ज्यादा एकेडमिक प्रेशर था और उससे अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना सीख लिया। ग्रेजुअली जब उसे सेफ प्लेस मिलता है और वो अपने इमोशंस को प्रोसेस करता है तो उसकी इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस वापस आनी शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल दिखाती है कि नमनेस रिवर्सिबल है अगर सही अप्रोच यूज की जाए। अगर हम इस इशू की रूट लेवल पर एड्रेस करना चाहते हैं तो प्रिवेंशन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप है इमोशनल एजुकेशन। स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि इमोशंस क्या होते हैं और उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है। पेरेंटिंग भी यहाँ की रोल प्ले करती है। पेरेंट्स को ये समझना होगा कि बच्चे के इमोशनल नीड भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी एकेडमिक नीड्स। ओपन कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है जहाँ बच्चे अपनी फीलिंग्स फ्रीली शेयर कर सकें। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी स्टिग्मा को रिड्यूस करते हैं, जिससे यूथ हेल्प लेने में कंफर्टेबल फील करती है। अर्ली इंटरवेंशन यानी प्रॉब्लम को स्टार्ट में ही एड्रेस करना फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करता है। अगर हम पूरी डिस्कशन को समराइज करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इमोशनल नमनेस कोई ड्रामा या अटेंशन सीकिंग नहीं होती। ये एक रियल साइकोलॉजिकल कंडीशन है। ये अक्सर एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर डेवलप होती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हो जाए तो फंक्शनिंग को सीरियसली इम्पैक्ट करती है। माँ, अपना हॉटस्पॉट ऑन करो।